मेरे मित्र, आप सबों को इतना तो जरूर मालूम है कि जड़ कहाँ पे रहेगा। आप कहेंगे मिट्टी के अंदर होगा, यानी कि भूमि के अंदर होगा। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि गुरुजी किसी भी पौधे का जड़ विकसित कैसे होता है। तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जड़ जो विकसित होता है वो किससे होता है, तो बीज से होता है, यानी कि सीड से होता है। और मैंने आपको पीछे के सेशन में सीड के बारे में बताया था। आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी यहाँ पे जो लगता है कि कुछ पदार्थ इकट्ठा है, इसको हम लोग सीड का क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं, यानी कि एम्ब्रायो कहते हैं। इसके अंदर में क्या होता है, आप कहते हैं कोटिलेडन्स होता है, जिसमें क्या होते हैं, तो बीज को अंकुरित होने के लिए आवश्यक भोज्य पदार्थ वहाँ पे स्टोर होता है, या फिर आप कह सकते हैं उपस्थित होता है। साथ ही आप सभी क्या कहते हैं कि सीड का जो ऊपर वाला लेयर होता है ये क्या कहलाता है, तो गुरुजी सीड कोट कहलाता है। फिर आप कहते हैं कि गुरुजी जब बीज को अंकुरित होने के लिए अनुकूलित वातावरण मिलता है तब बीज क्या होता है, अंकुरित हो जाता है। और जब बीज अंकुरित होता है तो इसका एक हिस्सा ऊपर की ओर चला जाता है, एक हिस्सा ऊपर की ओर चला जाता है, और दूसरा हिस्सा क्या होता है, तो गुरुजी नीचे की ओर आ जाता है। और आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी सीड का जो हिस्सा नीचे की ओर आता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेडिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडिकल कहते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में मूलांकुर कहते हैं। और सीड का जो हिस्सा ऊपर की ओर चला जाता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्ल्यूमुल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्ल्यूमुल कहते हैं, और हिंदी में परांकुर कहते हैं। और आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी यही जो प्ल्यूमुल है वो आगे चल करके विकसित होकर के पौधे के तना का रूप ले लेता है, जबकि ये जो रेडिकल्स है, मूलांकुर है, ये बाद में चल करके किसका रूप ले लेता है, तो आप कहते हैं कि पौधे के जड़ का रूप ले लेता है। मतलब साफ है कि जब भी हम लोग पौधे के जड़ को डिफाइन करेंगे, पौधे के रूट को डिफाइन करेंगे, तो हम लोग क्या कहेंगे, हम सभी कहेंगे कि पौधे का वह भाग जो बीजों के अंकुरन के समय मूलांकुर से विकसित होता है क्या कहलाता है, जड़ कहलाता है। जब भी हम लोग रूट को डिफाइन करेंगे, जड़ को डिफाइन करेंगे, तो क्या कहेंगे कि पौधे का वह भाग जो बीजों के अंकुरन के समय मूलांकुर यानी कि रेडिकल से विकसित होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जड़ यानी कि रूट कहते हैं। और आप सभी यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो आपका सीड है अंकुरित होने के बाद इसका एक हिस्सा ऊपर चला गया, जिसको आपने क्या बोला, गुरुजी इसको परांकुर कहते हैं, और दूसरा हिस्सा नीचे आया, इसको आप क्या कहते हैं, मूलांकुर। और यही मूलांकुर बाद में विकसित हो जाता है, जो प्लांट का क्या बन जाता है, आप कहते हैं जड़ बन जाता है। साथ ही साथ आप सभी ध्यान में रखिएगा कि जड़ का अपना कुछ विशेषता भी होता है, यानी कि अपना इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होता है। क्या होता है, तो पहला चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि जड़ सदैव प्रकाश से दूर भूमि में वृद्धि करता है। मेरे मित्र, आप सबों को मालूम है कि किसी भी प्लांट का रूट हमेशा कहाँ पे रहता है, तो गुरुजी जमीन के अंदर रहता है, इसीलिए इसको प्रकाश से कोई लेना देना नहीं होता है। तो आप सभी हमेशा ध्यान में रखेंगे जड़ की विशेषता के रूप में क्या, कि जड़ जो है वो सदैव प्रकाश से दूर भूमि में वृद्धि करता है, यानी कि पृथ्वी के अंदर ये क्या होता है, डेवलप होता है, विकसित होता है। साथ ही साथ आप सभी ध्यान में रखेंगे कि भूमि में रहने के कारण, यहाँ पे मैं लिख लेंगे, भूमि में रहने के कारण जड़ का रंग कैसा होता है, तो सर सफेद होता है अथवा मटमैला होता है। तो मेरे मित्र, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसके अंदर रहने के चलते पौधे के जड़ों का रंग सफेद अथवा मटमैला होता है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जड़ जो है वो भूमि के अंदर रहता है, तो जाहिर सी बात है कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, भूमि के अंदर हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि भूमि में रहने के कारण जो प्लांट का रूट होता है उसका कलर कैसा होता है, तो गुरुजी सफेद होता है या फिर मटमैला होता है। साथ ही साथ आप सभी ध्यान में रखना कि रूट पे यानी कि जड़ पर किसी भी प्रकार का पर्व या फिर पर्व संधि नहीं पाया जाता है। आप कहेंगे कि गुरुजी ये पर्व या पर्व संधि फिर पाया कहाँ पे जाता है, तो मेरे मित्र ये जो आपका पर्व है जिसको हम लोग इंग्लिश में इंटरनोड कहते हैं, और जो आपका पर्व संधि है ये तना पे पाया जाता है, जड़ पे नहीं पाया जाता है। और साथ ही साथ इस चीज को आप सबों ने भी फील किया होगा कि जड़ में किसी भी प्रकार का ना तो कोई पत्ता होता है, ना ही कोई फूल होता है, और ना ही कोई इस पे फल होता है। तो मैंने ये चीज भी यहाँ पे लिख दिया है, क्या लिखा है कि जड़ पत्तियां, पुष्प एवं फल धारण नहीं करता है। ये दोनों चीज आप हमेशा अपने माइंड में रखेंगे कि जड़ पे किसी भी प्रकार का न तो पर्व होगा और न ही कोई पर्व संधियां होगा। पर्व और पर्व संधियां कहाँ पे मिलेगा देखने को, तो पौधे के तना में देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ जड़ में न तो कोई पत्ती होगा और न ही इसमें कोई फूल होगा और न ही इसमें कोई फल होगा। तो आप ये चीज भी ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ आप सभी ध्यान में रखना कि जड़ का मैंने पांचवा विशेषता क्या लिखा है, तो पांचवा विशेषता लिखा है कि जड़ें सामान्यतः धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती तथा ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होती है। अब आप कहेंगे कि गुरुजी ये धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती का मतलब क्या हुआ और ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती का मतलब क्या हुआ, तो बड़ा ही सरल सा मीनिंग है। ध्यान में रखिएगा कि गुरुत्वानुवर्ती को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं,
तो गुरुजी इसको हम लोग इंग्लिश में जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। और पृथ्वी के गुरुत्व के चलते पौधे के जिस भाग में वृद्धि होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जियोट्रॉपिज्म या फिर गुरुत्वानुवर्ती कहते हैं। क्योंकि पौधे का जो जड़ होता है वो हमेशा क्या होता है, तो गुरुजी भूमि के अंदर होता है। तो हम सभी बड़े ही आराम से कह सकते हैं कि पौधे के जड़ों में जो वृद्धि होती है वो क्या होती है, तो पृथ्वी के गुरुत्व के चलते होती है। दैट्स वाई हम लोग ये भी कहते हैं कि जो पौधे के जड़ होते हैं वो धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होते हैं। तो सिंपल सा शब्दों में आप सभी याद रखेंगे कि पृथ्वी के गुरुत्व के चलते पौधे के जिस भाग में वृद्धि हो रही होती है उसे क्या बोला जाता है, गुरुत्वानुवर्ती बोला जाता है। और पौधे का जो जड़ होता है वो भूमि के अंदर रहता है। तो जाहिर सी बात है कि इस पे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल भी कार्य करता है और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि पौधे का जो जड़ होता है वो क्या होता है, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती वाला होता है। और साथ ही अगर आपसे ये कोई पूछे कि जैसा ये बताओ कि पौधे का जो जड़ होता है वो ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती वाला क्या कहलाता है, तो आप सभी ध्यान में रखिएगा कि प्रकाशानुवर्ती को हम लोग इंग्लिश में फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटोट्रॉपिज्म, यानी कि पौधे का वैसा भाग जो सनलाइट के चलते यानी कि प्रकाश के चलते उसमें वृद्धि उत्पन्न होती है या उसकी वृद्धि प्रकाश की ओर होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशानुवर्ती कहते हैं। क्योंकि पौधे का जो जड़ होता है वो जमीन के अंदर रहता है, इसीलिए पौधे के जड़ पे सनलाइट प्रॉपर मात्रा में नहीं पहुंच पाती है। और हम लोग क्या कहते हैं कि पौधे का जो जड़ का वृद्धि होता है वो प्रकाश के विपरीत दिशा में होता है। प्रकाश तो आपका ऊपर ही रहेगा लेकिन जड़ तो हमेशा भूमि के नीचे रहेगा, तो आपके जड़ पे प्रकाश तो कभी भी नहीं पहुंच पाएगा। तो जाहिर सी बात है कि पौधे के जड़ में जो वृद्धि होगी वो प्रकाश के विपरीत दिशा में होगी और इसीलिए हम लोग पौधे के जड़ को क्या कहते हैं, तो गुरुजी पौधे के जड़ को हम लोग ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती कहते हैं। साथ ही साथ आप सभी ध्यान में रखेंगे जड़ से संबंधित एक और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या कि जब भी आप किसी प्लांट के जड़ को देखते होंगे, मान लीजिए कि ये आपका कोई प्लांट का जड़ है, तो इससे क्या होगा, तो सर ये अगर हमारा प्राइमरी रूट है तो इससे जो अलग निकलेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, लेटरल, और फिर से इससे जो अलग एक रूट निकल जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, टर्शियरी रूट कहेंगे। साथ ही इस जड़ के ऊपर में आप क्या देखते हैं, तो गुरुजी इस तरह हेयर लाइक संरचना होता है, यानी कि बाल जैसी संरचना होती है। और ये क्या होता है, तो गुरुजी एक कोशिकीय होता है। तो आप सभी ये भी ध्यान में रखेंगे कि जड़ के ऊपर में एक कोशिकीय रोम जैसी संरचना पाई जाती है। न हो तो आप इस चीज को नोट डाउन कर लेंगे कि जड़ के ऊपर में एक कोशिकीय रोम जैसी संरचना पाई जाती है, रोम जैसी संरचना पाई जाती है। साथ ही साथ ध्यान में रखेंगे अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि जैसा ये बताओ कि किसी भी रूट का अगला सिरा क्या होगा या फिर आगे वाला भाग क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी प्लांट के सूट वाला जो पार्ट होगा इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो जड़ का आधार कहते हैं। और ये वाला जो हिस्सा होता है ये क्या कहलाता है, तो गुरुजी ये जड़ का मेरिस्मेटिक जोन कहलाता है, यानी कि वृद्धि वाला हिस्सा कहलाता है। तो जाहिर सी बात है कि ये जड़ का क्या होगा, तो सर सिरा होगा। और ध्यान में रखिएगा कि रूट का जो ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग रूट कैप कहते हैं। क्या कहते हैं, रूट कैप कहते हैं। और ये कहाँ पे है, तो आप कहेंगे कि गुरुजी जड़ के सिरा पे है। कहाँ पे है, जड़ के सिरा पे है। तो आप सबों के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी ये बताओ कि जड़ के सिरा पे ये रूट कैप क्यों होता है। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जड़ के सिरा को सुरक्षित रखने के लिए, जड़ के सिरा को सुरक्षित रखने के लिए जड़ के सिरा के ऊपर में क्या होता है, रूट कैप होता है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, तो गुरुजी इसको हम लोग हिंदी में मूल गोप कहते हैं। तो आप ये चीज भी स्टार मार्क करके लिख लेंगे। क्या लिखेंगे कि जड़ के सिरा को या जड़ का सिरा, ये लिख लेंगे तो ज्यादा सटीक रहेगा। क्या लिखेंगे कि जड़ का सिरा मूल गोप से सुरक्षित होता है। मूल गोप इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, रूट कैप कहते हैं। मूल गोप से सुरक्षित होता है। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और आप इसका भी खास ख्याल रखेंगे। साथ ही आप सभी ध्यान में रखना, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि निम्नलिखित में से पौधे का कौन सा हिस्सा प्रकाश के विपरीत दिशा में वृद्धि करता है,
तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी आपने तो अभी जस्ट बताया है कि पौधे का जो जड़ होता है ये क्या होता है, तो ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है। मतलब साफ है कि पौधे का जो जड़ है वो प्रकाश के विपरीत दिशा में वृद्धि करता है। क्योंकि ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था इसलिए मैंने यहाँ पे बताना जरूरी समझा। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि पौधे का जो जड़ होता है वो क्या होता है, तो गुरुजी प्रकाश के विपरीत दिशा में वृद्धि करता है। अब आप सभी कहेंगे कि चलो सर इसको तो हमने समझ लिया कि जड़ क्या होता है और जड़ की विशेषता क्या होती है, लेकिन ये बताओ कि जड़ के कितने प्रकार होते हैं। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जड़ के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? तो पहला होता है टेप रूट, दूसरा होता है आपका फाइब्रस रूट, तीसरा होता है आपका एडवेंटियस रूट। तो जब भी आपसे कोई ये पूछे कि जड़ के कितने प्रकार होते हैं, आप कहेंगे 3। कौन कौन सा? तो पहला होता है टेप रूट, दूसरा होता है आपका फाइब्रस रूट और तीसरा होता है एडवेंटियस रूट। अब आप कहेंगे कि गुरुजी ये सब क्या होते हैं, तो आइए इसको भी समझते हैं एक एक करके। लेकिन उससे पहले अगर आप कुछ नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। जब हम लोग जड़ के प्रकार की बात करते हैं यानी कि टाइप्स ऑफ रूट की बात करते हैं, तो हम लोग सिंपल शब्दों में क्या कहते हैं कि गुरुजी ये 3 प्रकार के होते हैं जो मैंने अभी जस्ट आप सबों को बताया है। कौन कौन सा? तो पहला होता है टेप रूट, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, मूसल जड़ कहते हैं। और दूसरा होता है फाइब्रस रूट, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, रेशेदार जड़ कहते हैं या फिर झखरा जड़ कहते हैं। और तीसरा होता है एडवेंटियस रूट, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, अपस्थानिक जड़ कहते हैं। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि रूट के कितने प्रकार हैं, आप इस तीनों का नाम जड़ देंगे, आपका काम बन जाएगा। लेकिन ध्यान में रखिएगा कि आपके एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन प्राइमरी रूट से संबंधित करके भी पूछा जाता है, द्वितीयक रूट से संबंधित करके भी पूछा जाता है, या फिर टर्शियरी रूट यानी कि तृतीयक जड़ से संबंधित करके भी पूछा जाता है। तो बहुत सारे मित्र कंफ्यूज होते रहते हैं कि गुरुजी ये प्राइमरी रूट क्या होता है, लेटरल रूट क्या होता है, टर्शियरी रूट क्या होता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग को एक नज़र किस पे दौड़ाना होगा, तो जड़ के बेसिक संरचना पे दौड़ाना होगा। किस पे दौड़ाना होगा? तो जड़ के संरचना पे दौड़ाना होगा। और थोड़ा सा आइए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो हम लोग रूट की बात कर रहे हैं ये आपका कौन सा रूट है, तो आप सभी ध्यान में रखना कि ये आपका टेप रूट है यानी कि मूसल जड़ है। क्या है आपका? ये मूसल जड़ है। ध्यान में रखेंगे कि ये वाला पार्ट आप क्या देख रहे हैं, तो गुरुजी ये जमीन के ऊपर है, जबकि ये वाला आपका पार्ट क्या है, आप कहेंगे कि गुरुजी ये वाला जो पोर्शन है ये जमीन के नीचे दिख रहा है। और ये आपका क्या है, तो मान लीजिए कि ये भूमि है। क्या है? तो सर भूमि है। तो भूमि का ऊपर वाला हिस्सा आप कहेंगे कि गुरुजी सूट कहलाएगा, और नीचे वाला हिस्सा आप कहेंगे कि गुरुजी ये है तो रूट कहलाता है यानी कि जड़ कहलाता है। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि किसी भी प्लांट का जो सीड होता है जब वो अंकुरित होता है तो उसका जो रेडिकल्स होता है जो नीचे की ओर बढ़ता है, तो वो रेडिकल्स क्या होता है कि एक बार डेवलप होकर के, विकसित होकर के उस पौधे का प्राइमरी रूट बना लेता है यानी कि प्राथमिक जड़ का निर्माण कर लेता है। मतलब साफ है कि अगर यहाँ पे सीड बोया गया होगा तो सीड का जो रेडिकल्स होगा वो नीचे आया होगा और वही रेडिकल्स विकसित होकर के क्या बना लिया, तो गुरुजी ये जड़ बना लिया यानी कि रूट बना लिया। मतलब क्या हुआ कि रेडिकल से जो चीज आपका क्या होता है, विकसित होता है, जो जड़ में बदल जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं गुरुजी, प्राइमरी रूट यानी कि प्राथमिक जड़ कहते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि पौधे का जो मेन जड़ होता है वो क्या कहलाता है, प्राथमिक जड़ कहलाता है। अगर ये आपका प्लांट है तो ये वाला जड़ क्या होगा, आप कहेंगे प्राथमिक जड़ होगा। तो हम लोग क्या कहेंगे कि पौधे का जो मेन जड़ होता है वो क्या कहलाता है, पौधे का प्राथमिक जड़ कहलाता है। न हो तो आप इस चीज को यहाँ पे एरो डाल करके लिख लेंगे कि ये पौधे का क्या है, आप कहेंगे प्राथमिक जड़ है। ध्यान में रखिएगा, इंग्लिश में इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसी को हम लोग प्राइमरी रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी रूट कहते हैं। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि आप देख रहे हैं कि इस प्राइमरी रूट से भी कई अलग अलग तरह की शाखाएं निकली हुई है। मतलब प्राइमरी रूट से भी कई अलग अलग जड़ आपको निकला हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी प्राथमिक जड़ से जो जड़ की शाखाएं निकलती है, प्राथमिक जड़ से जो जड़ की शाखाएं निकलती है, जैसे कि आपका ये हो गया, या फिर आपका ये वाला हिस्सा हो गया, या फिर आपका ये वाला हिस्सा हो गया, या फिर ये वाला हिस्सा हो गया, ये सब के सब क्या है, तो गुरुजी प्राइमरी रूट से निकले हुए हैं। तो हमेशा क्या ध्यान में रखेंगे कि प्राइमरी रूट से जो जड़ का अलग शाखा निकलता है, अलग ब्रांच निकलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो गुरुजी उसको हम लोग पार्श्व जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्व जड़। इसी को इंग्लिश में हम लोग लेटरल रूट कहते हैं।
क्या कहते हैं, लेटरल रूट, या ध्यान में रखिएगा इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो गुरुजी इसी को हम लोग द्वितीयक जड़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वितीयक जड़ कहते हैं, या फिर द्वितीयक जड़ को हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे कि गुरुजी इसी को हम लोग सेकेंडरी रूट कहते हैं। क्या कहते हैं, सेकेंडरी रूट कहते हैं। तो जब भी आपसे कोई ये पूछे कि जरा सा बताओ कि प्लांट का सेकेंडरी रूट क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे कि प्लांट के प्राइमरी रूट से जो फिर से अलग एक प्रकार का रूट निकलता है उसी को क्या बोला जाता है, द्वितीयक जड़, या इंग्लिश में सेकेंडरी रूट बोला जाता है, या फिर प्लांट का जो द्वितीयक जड़ होता है उसी को क्या बोला जाता है, पार्श्व जड़ यानी कि लेटरल रूट बोला जाता है। साथ ही साथ आप सभी ध्यान में रखना, और आप सभी देख भी पा रहे होंगे कि अगर आपका ये और ये क्या है, प्लांट का सेकेंडरी रूट है, तो इससे भी तो आपको एक अलग रूट यहां पे देखने को मिल रहा है, यानी कि प्लांट का जो लेटरल रूट है उससे भी आपको एक अलग तरह का रूट देखने को मिल रहा है। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि वैसा जड़ की शाखाएं या वैसी जड़ की शाखाएं जो प्लांट के लेटरल रूट से निकलती है, यानी कि सेकेंडरी रूट से निकलती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लांट का टर्शियरी रूट कहते हैं। यानी कि ये अगर आपका लेटरल रूट है और इससे ये निकला हुआ रूट आपका क्या कहलाएगा, आप कहेंगे कि गुरुजी ये तृतीयक जड़ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तृतीयक जड़ कहलाएगा। तो आप सभी इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो गुरुजी इसको हम लोग इंग्लिश में टर्शियरी रूट कहेंगे। क्या कहेंगे, टर्शियरी रूट कहेंगे। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि प्लांट का प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी रूट क्या होता है, तो आप सभी क्या कहेंगे कि प्लांट का जो मेन जड़ होता है वो प्लांट का प्राइमरी रूट कहलाता है। प्लांट के प्राइमरी रूट से जो अलग प्रकार की जड़ें निकलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लांट का सेकेंडरी रूट कहते हैं या फिर लेटरल रूट कहते हैं। और फिर जो सेकेंडरी रूट से अलग प्रकार की जड़ निकलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लांट का टर्शियरी रूट कहते हैं, यानी कि तृतीयक जड़ कहते हैं। आप कहेंगे चलो सर इसको तो हमने समझ लिया, लेकिन ये बताओ कि प्लांट के जड़ में एक कोशिकीय रोम कहां पे पाए जाते हैं, यानी कि बाल जैसी संरचना कहां पे पाई जाती है। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, ये यहां पे आप क्या देख रहे हैं, तो गुरुजी यहां पे हम देख रहे हैं कि छोटा छोटा हेयर जैसा संरचना है, और यही क्या है, आपका हेयर रोम है, यानी कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जड़ का बाल बोलते हैं। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे, ये जो आपका छोटा छोटा हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक्चुअली में ये क्या है, तो आप कहेंगे रूट हेयर है। क्या है, रूट हेयर है। और आप सभी ध्यान में रखना कि प्लांट के रूट का जो रूट हेयर होता है वो क्या होता है, एक कोशिकीय होता है। यहां पे मैं एरो डाल करके एक कोशिकीय भी लिख दे रहा हूं ताकि आपको किसी भी तरह का डाउट ना हो। अगर आपसे कोई ये पूछे कि प्लांट का जो रूट हेयर होता है वो क्या होता है, आप कहेंगे कि एक कोशिकीय होता है, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल से बना होता है। साथ ही मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि प्लांट का ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, सॉरी प्लांट के रूट का ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये वाला हिस्सा शीर्ष भाग कहलाएगा या फिर प्लांट के रूट का सिरा कहलाएगा। और ध्यान में रखिएगा कि यहां से लेकर के यहां तक का जो हिस्सा है ये क्या कहलाता है, मेरिस्मेटिक जोन, यानी कि वृद्धि वाला हिस्सा कहलाता है। प्लांट के रूट का जो ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं ये क्या कहलाता है, मेरिस्मेटिक जोन, यानी कि वृद्धि वाला हिस्सा कहलाता है। और ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे गुरुजी कोशिका विभाजन होता है, और कोशिका विभाजन के चलते ही रूट जो है वो उसमें वृद्धि हो पाती है, या फिर कहते हैं कि उसका विकास हो पाता है या वो डेवलप हो पाता है। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि प्लांट के रूट का जो ये वाला पोर्शन है क्या कहलाएगा, मेरिस्मेटिक जोन, यानी कि वृद्धि वाला हिस्सा कहलाएगा। और साथ ही साथ आप सभी ध्यान में रखना कि ये वाला जो पोर्शन है इसको क्या बोला जाता है, तो रूट टिप बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रूट टिप, यानी कि रूट का सिरा बोला जाता है। तो मैं इस चीज को भी यहां पे लिख दे रहा हूं कि ये वाला जो पोर्शन है ये क्या कहलाता है, रूट टिप, यानी कि रूट का सिरा बोला जाता है। और रूट का जो सिरा वाला हिस्सा होता है वो मेरिस्मेटिक जोन होता है, यानी कि यहीं पे क्या होती है, कोशिका विभाजन होती है, जिसके चलते जड़ में वृद्धि हो पाती है। और ध्यान में रखेंगे कि ये वाला पोर्शन आपका क्या कहलाता है, ये वाला पोर्शन आपका प्लांट के रूट का रूट कैप कहलाता है। क्या कहलाता है, रूट कैप, यानी कि अभी जो जस्ट आप सबों ने पढ़ा है कि प्लांट का जो रूट टिप होता है, यानी कि प्लांट के जड़ का जो सिरा होता है वो किससे सुरक्षित होता है, तो गुरुजी रूट कैप यानी कि मूल गोप से सुरक्षित होता है। एक्चुअली में वो आपका रूट गैप कहां पे रहता है, तो गुरुजी इस जगह पे रहता है। तो आप इस चीज का भी ख्याल रखेंगे कि प्लांट का रूट गैप यहां पे रहता है, जो प्लांट के रूट टिप को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। और साथ ही साथ ये पूरा हिस्सा क्या कहलाता है, रूट टिप, जहां पे क्या होता है, तो गुरुजी जड़ों के वृद्धि के लिए कोशिका विभाजन होता है।
तो अगर आप प्लांट के टेप रूट के बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो यही क्या होता है, आपका बेसिक स्ट्रक्चर होता है। और यहां से संबंधित क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इस बेसिक स्ट्रक्चर का भी खास ख्याल रखिएगा। आप सभी कहेंगे कि चलो ये तो एक बेसिक स्ट्रक्चर की बात थी, लेकिन ये बताओ कि मुसल जड़ को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, मुसल जड़ कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए अब हम लोग एक एक करके अपने जितने भी जड़ हैं उन सभी का प्रकार देख लेते हैं और साथ ही इनसे जुड़ी कुछ बेसिक जानकारियों को समझ लेते हैं, ताकि जब भी आपको किसी भी प्रकार का इन सभी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए आप उसका जवाब आसानी से दे पाओ। लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मुसला जड़ को, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेप रूट कहते हैं। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ये जो आपका मूसल जड़ होता है एक्चुअली ये कैसे डेवलप होता है। तो बीज का जो मूलांकुर होता है जो पौधे के लिए जड़ का निर्माण करता है, वही जब बाद में विकसित हो जाता है तो वो किस में बदल जाता है, तो गुरुजी मूसल जड़ में बदल जाता है, यानी कि टेप रूट में बदल जाता है। मतलब साफ है कि किसी भी पौधे का जो प्राथमिक मूल है यानी कि जो प्राइमरी रूट है वही आपका क्या कहलाएगा, टेप रूट कहलाएगा। या नहीं तो फिर आप ये भी कह सकते हैं कि गुरुजी प्राथमिक मूल एवं इसकी शाखाएं मिलकर क्या करती है, मूसल जड़ का निर्माण करती है। यानी कि प्राइमरी रूट और प्राइमरी रूट से जो अलग अलग तरह की शाखाएं निकलती है। अभी जस्ट आप सबों ने जो जड़ के बेसिक संरचना को देखा है, एक्चुअली में आपका कौन से जड़ का बेसिक संरचना था, तो गुरुजी टेप रूट का था। आपने क्या देखा था कि एक प्राइमरी रूट से बहुत सारे अलग अलग रूट भी निकल रहे थे, मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जड़ की अलग अलग शाखाएं हैं। तो जाहिर सी बात है कि प्राथमिक मूल और साथ ही साथ इसका जो अलग अलग शाखा है ये पूरा का पूरा मिल करके क्या करता है, तो गुरुजी मूसल जड़ का निर्माण करता है या फिर टेप रूट का निर्माण करता है। या आप सरल शब्दों में ये भी कह सकते हैं क्या कि प्राथमिक मूल और इसकी शाखाएं मिलकर के मूसला जड़ तंत्र का निर्माण करती है। क्या कहेंगे कि प्राथमिक रूट यानी कि प्राथमिक जड़ और साथ ही साथ इसकी शाखाएं मिलकर के क्या करती है, मूसला जड़ का निर्माण करती है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं, या करके मैंने यहाँ पे दूसरा डेफिनेशन भी लिख दिया है क्या कि बीज का मूलांकुर विकसित होकर एक मुख्य जड़ का निर्माण करता है। किसी भी बीज का जो रेडिकल्स होता है वो जब डेवलप हो जाता है तो वो प्लांट के लिए मुख्य जड़ का निर्माण करता है, और उसी मुख्य जड़ को हम लोग क्या कहते हैं, तो सर मूसला जड़ कहते हैं, यानी कि टेप रूट कहते हैं। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो आपका टेप रूट है, मूसला जड़ है, ये ज़्यादातर आपको किस प्रकार के पौधे में देखने को मिलेगा, तो आप सभी ध्यान में रखना कि ये ज़्यादातर आपको द्विबीज पत्री जो पौधे होंगे उसमें देखने को मिलेगा। और इसीलिए मैंने यहाँ पे नोट करके लिख दिया है क्या कि इस प्रकार की जड़ें अधिकांशतः द्विबीज पत्री पौधे में पाए जाते हैं। और ध्यान में रखेंगे कि द्विबीज पत्री पौधे को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो गुरुजी इसी को हम लोग इंग्लिश में डाइकोटिलेडोन कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइकोटिलेडोन कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से टेप रूट पाए जाते हैं, एक बीजपत्री पौधा, द्विबीजपत्री पौधा, एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री और नन ऑफ दीज। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जब भी टेप रूट की बात की जाएगी तो ये किस में पाया जाएगा, तो द्विबीजपत्री पौधा में पाया जाएगा, यानी कि डाइकोटिलेडन्स प्लांट में पाया जाएगा। आप कहेंगे कि सर ये बताओ कि मूसल जड़ का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो भाई मेरे जो आप गाजर खाते हो, मूली खाते हो, सलजम है, ये सब के सब क्या है, तो गुरुजी मूसल जड़ का तो उदाहरण है। सरसों के पेड़ का जो जड़ होता है वो क्या है, तो गुरुजी मूसल जड़ का उदाहरण है, यानी कि टेप रूट का उदाहरण है। मतलब साफ है कि कोई भी जड़ जो आपको मूसल जैसा दिखेगा उसको आप क्या कहेंगे, गुरुजी टेप रूट कहेंगे, यानी कि मूसल जड़ कहेंगे। साथ ही आप सभी ने देखा होगा कि जो आपका मूली होता है, गाजर होता है, सलजम होता है, इन सभी का शेप अलग अलग होता है। कुछ आपका बहुत ज़्यादा फूला हुआ रहता है, कुछ आपका लंबा होता है, कुछ का शेप जो है वो आधार पे बहुत ज़्यादा मोटा होता है। तो एक्चुअली ये जो आपको डिफरेंसेस देखने को मिलती है ये टेप रूट में मॉडिफिकेशन के चलते होता है। ये जो आपको गाजर, मूली और सलजम का अलग अलग आकार देखने को मिलता है ये किसके वजह से होता है, तो गुरुजी टेप रूट में मॉडिफिकेशन के वजह से होता है, यानी कि मूसल जड़ में रूपांतरण के वजह से होता है। अब आप कहेंगे कि गुरुजी ये मूसल जड़ का रूपांतरण क्या होता है, तो मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि मूसल जड़ का जो रूपांतरण होता है इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग इंग्लिश में मॉडिफिकेशन ऑफ टेप रूट कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ टेप रूट कहते हैं। अब आप कहेंगे कि ये होता क्या है, तो बड़े ही सरल शब्दों में समझ सकते हैं कि जब मूसल जड़ में खाद्य पदार्थ संचित हो जाता है तो मूसल जड़ का आकार परिवर्तित हो जाता है,
यानी कि ये कभी आधार पे मोटा हो जाएगा, या फिर इसका जो शेप है वो कोन जैसा हो जाएगा, या फिर इसका जो शेप है वो तरकू जैसा हो जाएगा। तो जब मूसल जर में खाद्य पदार्थ संचयित हो जाते हैं तो मूसल जर का आकार बदल जाता है, और मूसल जर के आकार का बदल जाना ही क्या कहलाता है? तो गुरुजी मॉडिफिकेशन ऑफ टेप रूट कहलाता है। तो जब भी आपसे कोई ये पूछे कि मूसल जर का रूपांतरण से तुम क्या समझते हो, तो आप सरल शब्दों में जवाब देंगे कि मूसल जर में जब खाद्य पदार्थ संचयित हो जाते हैं तब मूसल जर का जो आकार होता है, शेप होता है, वो परिवर्तित हो जाता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मूसल जर का रूपांतरण कहते हैं, यानी कि मॉडिफिकेशन ऑफ टेप रूट कहते हैं। और मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ टेप रूट आर ऑल्सो कैटेगराइज इनटू सेवरल ग्रुप्स, यानी कि जरों के रूपांतरण के आधार पे, कौन से जर का रूपांतरण? तो मूसल जर के रूपांतरण के आधार पर मूसल जर को भी कई भागों में डिवाइड करा गया है। आप कहेंगे कि गुरुजी वो भाग कौन कौन सा होता है, तो आइए उसको भी समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ टेप रूट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेप रूट, यानी कि जो आपका मूसल जर है उसके रूपांतरण के आधार पर टेप रूट यानी कि मूसल जर का कितना प्रकार होता है। तो आप सभी ध्यान में रखना कि मॉडिफिकेशन के बेस पे जो टेप रूट है वो 4 प्रकार के रूट में क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं। और वो आपका 4 प्रकार कौन कौन सा है? तो ध्यान में रखेंगे। पहला होता है आपका तरकु रूप, जिसको हम लोग इंग्लिश में फ्यूजिफॉर्म कहते हैं। दूसरा होता है आपका शंकु आकार, जिसको हम लोग इंग्लिश में कॉनिकल कहते हैं। तीसरा होता है कुंभी रूप, जिसको हम लोग इंग्लिश में नेफिफॉर्म कहते हैं। और चौथा होता है आपका गांठदार, जिसको हम लोग इंग्लिश में ट्यूबरस कहते हैं। और मेरे मित्र, इसको समझना बिल्कुल ही आसान है। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो हम ये कह रहे हैं कि गुरुजी टेप रूट का एक प्रकार होता है क्या? तरकु रूप। तो आप सभी क्या देख रहे हैं कि इसका एग्जाम्पल मैंने मूली को लिखा है। तो मूली भी क्या है? तो गुरुजी ये एक प्रकार का मूसल जर है, लेकिन मूसल जर के खाद्य पदार्थ के संचयन के आधार पे इसका आकार बदल जाता है। तो मूली का जो ऊपर वाला सिरा होता है वो लगभग में गोल होता है, लेकिन बीच वाला सिरा क्या होता है? तो गुरुजी बीच वाला सिरा मोटा होता है, और फिर जो इसका अंत वाला सिरा होता है वो क्या होता है? तो गुरुजी पतला होता है। तो इस प्रकार का जो भी जर होगा, इस प्रकार का जो भी टेप रूट होगा, वे क्या कहलाएंगे? तरकु रूप टेप रूट कहलाएंगे। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है? आप कहेंगे मूली हो सकता है। तो अगर आपसे आपके एग्जाम में ये पूछा जाए कि निम्नलिखित में से तरकु रूप जर का उदाहरण है, आप कहेंगे मूली। साथ ही साथ आप सभी ध्यान में रखना कि जब हम लोग शंकुआकार मूसल जर की बात करते हैं तो यहाँ पे इसके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि वैसा मूसल जर जिसकी संरचना शंकु के जैसा होगा। तो भाई शंकु कैसा होता है आपका? तो गुरुजी शंकु जो है वो कुछ इस तरह का होता है। शंकु आपका कुछ इस तरह से होता है। तो जरा सा आप इस गाजर को देखो तो आपको कैसा लग रहा है? आप कहेंगे कि गुरुजी ये शंकु के जैसा लग रहा है, यानी कि इसका जो आधार है वो क्या है? मोटा है, लेकिन इसका जो सिरा वाला हिस्सा वो क्या है? पतला है। तो इस प्रकार का जहां भी आपको जर दिखेगा वो आपका कौन सा टेप रूट कहलाएगा? आप कहेंगे कॉनिकल टेप रूट कहलाएगा। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि कॉनिकल टेप रूट का उदाहरण क्या होता है, तो आप कहेंगे गाजर होता है। साथ ही आप सभी ध्यान में रखना कि जब हम लोग अगले टेप रूट की बात करते हैं तो वो क्या है? हमारा कुंभी रूप है। क्या है? कुंभी रूप, जिसको हम लोग इंग्लिश में नेपिफॉर्म कहते हैं। इस प्रकार के रूट आपको जहां कहीं भी दिखाई पड़ेंगे तो क्या देखेंगे कि उसका जो ऊपर वाला सिरा होगा वो लगभग में क्या होगा? तो गुरुजी गोलीय होगा। ऊपर वाला सिरा क्या होगा? लगभग में गोलीय होगा। और ये क्या होगा? तो गुरुजी जो उसका लास्ट का सिरा होगा वो बिल्कुल ही पतला होगा। और इस प्रकार के जर को हम लोग क्या कहते हैं? कुंभी रूप जर बोलते हैं। और ध्यान में रखेंगे जो सलजम होता है वो आपका किस प्रकार का टेप रूट है? आप कहेंगे कि गुरुजी वो नेपिफॉर्म टेप रूट है, यानी कि कुंभी रूपी जर है। साथ ही साथ ध्यान में रखिएगा कि आपको कुछ जर ऐसा भी दिखाई पड़ेगा जिसमें क्या होता है? गांठ होता है। और इस प्रकार के जर को हम लोग क्या कहते हैं? गांठदार जर कहते हैं। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्यूबरियस रूट कहते हैं। और ये क्या है? तो मूसल रूट का सर अगला प्रकार है। और ध्यान में रखिएगा कि जहां कहीं भी आपको इस प्रकार का रूट दिखाई पड़ेगा तो आप इसको क्या कहेंगे कि गुरुजी ये गांठदार टेप रूट है, यानी कि ट्यूबरस टेप रूट है। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो मीराबिलिस होगा। क्या होगा? मीराबिलिस होगा। तो आप ये चीज भी ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं रेशेदार जर या फिर झखरा जर की, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? फाइब्रस रूट कहते हैं। लेकिन फाइब्रस रूट को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो प्लांट का रूट होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। नो डाउट आप सभी कहेंगे कि गुरुजी आपने पीछे के सेशन में बताया था कि प्लांट का जो रूट होता है ये होते हैं 3 प्रकार के।
कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन सा? तो आप कहते हैं कि गुरुजी पहला होता है टेप रूट। पहला कौन सा होता है? टेप रूट, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसी को हम लोग हिंदी में मूसला जड़ कहते हैं। और दूसरा आपका कौन सा होता है? तो दूसरा होता है आपका फाइब्रस रूट। दूसरा कौन सा होता है? फाइब्रस रूट, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? तो सर इसको हम लोग हिंदी में रेशेदार या फिर झखरा जड़ कहते हैं। और साथ ही आपका तीसरा होता है एडवेंटियस रूट। तीसरा कौन सा होता है? एडवेंटियस रूट। और ध्यान में रखिएगा, एडवेंटियस रूट को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? तो गुरुजी इसको हम लोग हिंदी में अपस्थानिक जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? अपस्थानिक जड़ कहते हैं। और टेप रूट क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इन सभी चीजों को आपने पीछे के सेशन में डिस्कस कर लिया था। आज के इस सेशन में हम लोग पहले किसको डिस्कस करेंगे? तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रेशेदार या झखरा जड़ की। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि क्या होता है कि जब प्राथमिक जड़ें अल्पजीवी हो तो वे पतली जड़ों द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, जिसे रेशेदार या झखरा जड़ कहा जाता है। जब किसी प्लांट का प्राइमरी रूट अल्पजीवी होता है, यानी कि थोड़े समय के लिए जिंदा रहता है, या आप कह सकते हो कि वो थोड़े समय के लिए प्लांट के साथ रहता है, और बाद में वही जो आपका प्राइमरी रूट है वो छोटे छोटे हेयर लाइक संरचना वाली जड़ द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तब जो आपका छोटे छोटे हेयर लाइक संरचना वाला जड़ बन जाता है प्लांट का, उसी को क्या बोला जाता है? रेशेदार या झखरा जड़ बोला जाता है। तो आप सभी हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जब प्राथमिक जड़ें अल्पजीवी होते हैं तो पतली जड़ों द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? फाइब्रस रूट या फिर हिंदी में रेशेदार या झखरा जड़ कहते हैं। जैसे कि आप सबों ने गेहूं के पौधे का जड़ देखा होगा, आपको कैसा दिखाई पड़ता है? आप सभी कहते हैं कि गुरुजी बहुत सारा झिल्ली जैसा संरचना वाला दिखाई पड़ता है, मतलब कुछ इस टाइप से दिखाई पड़ता है। तो इस टाइप का जड़ किसी भी प्लांट का होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो गुरुजी वो जो प्लांट का रूट है वो फाइब्रस रूट कहलाएगा, यानी कि रेशेदार या झखरा जड़ कहलाएगा। या आप सरल शब्दों में ये भी कह सकते हैं इस चीज को समझने के लिए कि वैसे प्लांट का रूट जो आपको झिल्ली जैसा दिखता है वो क्या कहलाता है? आप कहेंगे फाइब्रस रूट कहलाता है, यानी कि रेशेदार या झखरा जड़ कहलाता है। साथ ही आप सभी ध्यान में रखना, अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि जरा सा ये बताओ कि जो फाइब्रस रूट है ये किस प्रकार के प्लांट में ज्यादा देखने को मिलेगा, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो आपका फाइब्रस रूट है ये मोनोकोटिलेडॉन्स प्लांट जो होंगे, यानी कि जो एक बीज पत्रीय पौधा होगा उसमें आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। ना हो तो आप इस चीज को नोट डाउन कर लेंगे। क्या नोट करेंगे? कि रेशेदार जड़ एक बीज पत्रीय पौधे में देखने को मिलती है। एक बीज पत्रीय पौधे में देखने को मिलती है। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि इससे संबंधित क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप कहेंगे क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं? तो मेरे मित्र आप सभी ने पीछे के क्लास में देखा था कि जब हम लोग द्विबीजपत्रीय पौधे की बात करते हैं, जब हम लोग द्विबीजपत्रीय पौधे की बात करते हैं तो हम सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी इसका जो जड़ होता है वो कैसा होता है? तो इसमें पाया जाने वाला जड़ मूसला जड़ कहलाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? टेप रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? टेप रूट। और आज अभी क्या देख रहे हैं आप कि एक बीजपत्रीय पौधे में आपको कौन सा जड़ देखने को मिलता है? तो गुरुजी रेशेदार जड़ देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से द्विबीजपत्रीय पौधे में जड़ होते हैं, तो आप सभी क्या कहेंगे? टेप रूट होते हैं। जहां भी द्विबीजपत्रीय पौधे की बात की जाएगी आप क्या समझेंगे कि द्विबीजपत्रीय पौधे जो भी होंगे उसका जो रूट होगा वो कैसा होगा? तो गुरुजी उसका जो रूट होगा वो मूसल जैसा होगा, यानी कि उसमें पाया जाने वाला जो जड़ होगा वो मूसला जड़ कहलाएगा। और जितने भी आप एक बीजपत्रीय पौधे देखते हैं उन सभी में जो पाया जाने वाला जड़ होगा वो किस प्रकार का होगा? आप कहेंगे कि गुरुजी वो रेशेदार होगा, यानी कि झखरा टाइप से होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एक बीजपत्रीय पौधे में रेशेदार जड़ पाए जाते हैं, जबकि द्विबीजपत्रीय पौधे में टेप रूट यानी कि मूसल जड़ पाए जाते हैं। तो आपसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से द्विबीजपत्रीय पौधे में पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे टेप रूट यानी कि मूसल जड़। और अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि निम्नलिखित में से एक बीजपत्रीय पौधे में डैश जड़ पाए जाते हैं, तो आप सभी क्या कहेंगे कि एक बीजपत्रीय पौधे में रेशेदार या झखरा जड़ पाए जाते हैं। तो फाइब्रस रूट से संबंधित बस आप ये डेफिनेशन याद रखेंगे और ये नोट पॉइंट ध्यान में रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। अब आप सभी के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी ये बताओ कि ये एडवेंटियस रूट क्या होता है?
यानी कि ये अपस्थानिक जड़ क्या होता है। तो आइए अब हम लोग अपस्थानिक जड़ की चर्चा कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप सभी कुछ नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले रूट एडवेंटियस रूट की। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, एडवेंटियस रूट को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, अपस्थानिक जड़ कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा, इसके नाम से ही स्पष्ट है, क्या लिखा हुआ है, अपस्थानिक, यानी कि प्लांट का वैसा रूट जो पौधे के सही भाग से विकसित नहीं होता है, पौधे के किसी अन्य भाग से विकसित होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपस्थानिक जड़ यानी कि एडवेंटियस रूट कहते हैं। अब आप कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे पौधे के जड़ के विकसित होने का सही भाग क्या होगा। तो मैंने आपको पीछे के सेशन में बताया है कि जितने भी पौधे के जड़ होते हैं, रूट होते हैं, वे सब के सब कहाँ से विकसित होते हैं। तो आप कहते हैं कि गुरुजी मूलांकुर से विकसित होते हैं, यानी कि रेडिकल से विकसित होते हैं। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो पौधे में पाया जाने वाला अपस्थानिक जड़ होता है, ये मूलांकुर से विकसित नहीं होता है, ये मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी दूसरे भाग से विकसित होता है, और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, अपस्थानिक जड़ बोला जाता है। और साथ ही ध्यान में रखिएगा कि इस प्रकार के जड़ में क्या होता है कि मूलांकुर जो होता है बीज का, वो अंकुरन के बाद ऑटोमेटिकली नष्ट हो जाता है, यानी कि डेड हो जाता है। तो जब भी आपसे कोई ये पूछे कि जरा सा ये बताओ कि प्लांट में एडवेंटियस रूट यानी कि अपस्थानिक जड़ क्या होता है, तो आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे कि मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य भाग से विकसित होने वाले जड़ को अपस्थानिक जड़ कहा जाता है। कोई भी आपसे पूछे कि अपस्थानिक जड़ क्या होता है, आप कहेंगे कि मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य भाग से जो विकसित होने वाला जड़ होता है, वही क्या कहलाता है, अपस्थानिक जड़ यानी कि एडवेंटियस रूट कहलाता है। और साथ ही नोट करके आप इस पॉइंट को भी लिख लेंगे कि इस प्रकार की जड़ में मूलांकुर बीज के अंकुरन के पश्चात यानी कि अंकुरन के बाद क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और साथ ही साथ आप सभी ये भी ध्यान में रखना, ये जो आपका अपस्थानिक जड़ है, एडवेंटियस रूट है, ये आपको किस प्रकार के पौधे में देखने को मिलेगी। तो सर ये भी आपको एक बीज पत्रीय पौधे में देखने को मिलेगी। तो आप सभी चाहें तो नोट 2 करके इस पॉइंट को भी लिख लेंगे, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, आप इसको नोट फर्स्ट मान लेंगे और यहां पे नोट 2 करके आप दूसरा पॉइंट भी लिख लेंगे, क्या कि अपस्थानिक जड़ भी एक बीजपत्रीय पौधे में ही देखने को मिलता है। तो आप ये चीज भी ध्यान में रखेंगे, देखने को मिलता है। तो अब आप ये कह सकते हैं कि गुरुजी द्विबीजपत्रीय जितने भी पौधे होंगे उन सभी में हमको टेप रूट देखने को मिलेगा, और जितने भी एक बीजपत्रीय पौधे होंगे उसमें या तो हमको फाइब्रस रूट देखने को मिल सकता है या फिर एडवेंटियस रूट देखने को मिल सकता है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, अपस्थानिक जड़ कहते हैं। साथ ही साथ जिस तरह आपने देखा था कि भोज्य पदार्थ के संचयन के लिए जो आपका टेप रूट होता है उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है। तो हम सभी कहते हैं कि गुरुजी यहाँ पे टेप रूट का मॉडिफिकेशन हो जाता है, यानी कि टेप रूट का रूपांतरण हो जाता है। ठीक उसी तरह जो आपका एडवेंटियस रूट होता है, ये भी पौधे के कई अन्य कामों में हिस्सा लेते हैं या कई अन्य कार्यों में भाग लेते हैं, भोज्य पदार्थ के संचयन के लिए, साथ ही साथ पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करने के लिए या फिर कोई अन्य स्पेशल कार्य करने के लिए। जिस वजह से जो एडवेंटियस रूट होता है इसके भी आकार में क्या होता है, तो चेंजिंग देखने को मिलता है, परिवर्तन देखने को मिलता है, और इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, तो गुरुजी इसको भी हम लोग मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटियस रूट कहते हैं, यानी कि अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण कहते हैं। तो आपको परेशान नहीं होना है, मैंने आपकी सुविधा के लिए इस बात को यहाँ पे लिख दिया है। क्या लिखा है कि अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि भोज्य पदार्थों के संग्रह के लिए या फिर भोजन संग्रह के लिए, पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करने के लिए अथवा अन्य विशिष्ट कार्यों को करने के उद्देश्य से अपस्थानिक जड़ अनेक प्रकार से परिवर्तित हो जाता है, अनेक प्रकार से चेंज हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण कहते हैं, या फिर इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, तो गुरुजी इसको हम लोग इंग्लिश में मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटियस रूट कहते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटियस रूट कहते हैं। तो कोई भी आपसे ये पूछे कि जरा सा ये बताओ अपस्थानिक जड़ क्या होता है, तो आप सभी बिल्कुल ही सरल शब्दों में जवाब देंगे कि मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य भाग से विकसित होने वाला जड़
क्या कहलाता है? अपस्थानिक जड़ यानी कि एडवेंटियस रूट कहलाता है। और हमेशा ध्यान में रखना है कि इस प्रकार के जड़ में मूलांकुर जो है वो बीज के अंकुरन के पश्चात यानी कि अंकुरन के बाद क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। और ये भी आपको किस प्रकार के पौधे में देखने को मिलेगा? आप कहेंगे एक बीजपत्रीय पौधे में इस टाइप के भी जड़ देखने को मिल सकते हैं। साथ ही अगर आपसे कोई ये बात करेगा, ये बताओ कि मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटियस रूट यानी कि अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण क्या होता है, तो आप सभी क्या कहेंगे? बिल्कुल ही सरल और सहज शब्दों में कहेंगे कि अपस्थानिक जड़ें जो हैं वो पौधे के कई विशिष्ट कार्यों में मदद करते हैं, जिस वजह से इसका जो शेप होता है, आकार होता है, वो परिवर्तित हो जाता है। और इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटियस रूट यानी कि अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण कहते हैं। तो सरल शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं, या इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि भोजन संग्रह के लिए या फिर पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करने के लिए या पौधे के किसी अन्य विशिष्ट कार्य के लिए अपस्थानिक जड़ अपने शेप में परिवर्तन ले आता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण कहते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि हम लोगों को यहाँ पे अपस्थानिक जड़ों के रूपांतरण में दो प्रकार देखने होंगे कि भोज्य पदार्थ के संचयन के लिए एडवेंटियस रूट किस प्रकार से अपना शेप बदलता है, और साथ ही साथ पौधे के यांत्रिक सपोर्ट के लिए एडवेंटियस रूट किस प्रकार से अपना शेप बदलता है। तो आइए अब हम लोग इस दोनों चीज को डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपस्थानिक जड़ों के रूपांतरण के आधार पर प्रकार की। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है कि जब हम लोग अपस्थानिक जड़ों के रूपांतरण की बात करते हैं तो सीधे तौर पे क्या कहते हैं? हम लोग सीधे तौर पे कहते हैं कि गुरुजी पौधे का जो अपस्थानिक जड़ होता है वो भोजन के संग्रह के लिए या फिर पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करने के लिए अपने आकार में परिवर्तन ले आता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण कहते हैं। तो हम लोग सामान्य तौर पे ये कह सकते हैं कि किसी भी एडवेंटियस रूट का जो मॉडिफिकेशन होगा उसके लिए दो बेस है, या तो वो भोज्य पदार्थ के संग्रहण के लिए अपना रूप चेंज करेगा या फिर पौधे के यांत्रिक सपोर्ट के लिए अपना शेप क्या करेगा? परिवर्तित करेगा। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि भोज्य पदार्थ के संचयन के लिए अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि भोज्य पदार्थ के संचयन के लिए यानी कि फूड मटेरियल को स्टोर करने के बेस पे जो एडवेंटियस रूट होता है ये चार प्रकार के होते हैं, या हम कह सकते हैं कि भोज्य पदार्थों के संग्रहण के आधार पे अपस्थानिक जड़ों के रूपांतरण का जो प्रकार होता है वो कौन कौन सा है? तो आप कहेंगे कि गुरुजी वो है कांदिल जड़ें, और दूसरा है पुलकित जड़ें, तीसरा है ग्रंथिल जड़ें, और चौथा है मणिकामय जड़ें। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि भोज्य पदार्थों के संग्रहण के आधार पर जो अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण होता है वो कितने प्रकार में होता है? आप कहेंगे चार प्रकार में होता है। कौन कौन सा? तो पहला आपका कहलाएगा कांदिल जड़, दूसरा आपका पुलकित जड़, तीसरा आपका ग्रंथिल जड़, और चौथा आपका क्या कहलाएगा? मणिकामय जड़ कहलाएगा। ध्यान में रखिएगा कि कांदिल जड़ को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्यूबरस रूट कहते हैं। पुलकित जड़ को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? फेस्क्यूलेटेड रूट कहते हैं। ग्रंथिल जड़ को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? नोडुलस रूट कहते हैं। और मणिकामय जड़ को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैनिलीफॉर्म रूट्स कहते हैं। तो आप इसका इंग्लिश नेम भी याद रखिएगा, आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप कहेंगे सर ये होता क्या है? तो मेरे मित्र इसको आप बड़े ही आसानी से समझ सकते हैं, और ये क्या होता है इसकी विवेचना मैंने यहाँ पे एक एक दो दो लाइन में कर दिया है ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ पाओ। मेरे मित्र हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जब भी बात की जाएगी कि कांदिल जड़ या फिर ट्यूबरस रूट क्या होता है, तो आप सभी बड़ा ही सरल शब्दों में कहेंगे कि इस प्रकार की जड़ों का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि जरा सा ये बताओ कि भोज्य पदार्थ के संचयन के बेस पे जो अपस्थानिक जड़ें कांदिल जड़ में रूपांतरित हो जाती है, तो ये कांदिल जड़ क्या होता है? तो आप सरल शब्दों में कहेंगे ये वैसा अपस्थानिक जड़ है जिसका अपना कोई निश्चित आकार ही नहीं होता है। जैसे में अगर बात किया जाए तो शकरकंद आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, और आप सभी ने शकरकंद को देखा होगा, इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। तो शकरकंद आपका क्या है? तो आप कहेंगे कि गुरुजी ये ट्यूबरस रूट है, और ये ट्यूबरस रूट किसका प्रकार है? आप कहेंगे अपस्थानिक जड़ का प्रकार है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि जितने भी कांदिल जड़ें होंगी इसमें क्या होगी? तो सर इसका कोई निश्चित आकार नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे क्या याद रखना है? शकरकंद को याद रखना है। साथ ही आप सभी कहेंगे कि सर ये बताओ कि पुलकित जड़ें क्या होती हैं? तो ध्यान में रखिएगा, इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? फेस्कुलेटेड रूट्स कहते हैं। और ये होता क्या है? तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि इस प्रकार की अपस्थानिक जड़ों में अनेक मांसल फूली हुई जड़ें गुच्छे के रूप में तने के आधार से निकलता है। यानी कि जो भी आपका पुलकित जड़ें होता है,
फेस्कुलेटेड रूट होता है, इसमें क्या होता है, तो अनेक मतलब बहुत सारे मांसल फूली हुई जड़ें जो है वो गुच्छे के रूप में कहां से निकलती है, तो तने के आधार से निकलती है। और इस प्रकार के जड़ को हम लोग क्या कहते हैं, फेस्कुलेटेड रूट कहते हैं। और इसका सबसे बेटर एग्जांपल आपको कहां पे देखने को मिल जाएगा, तो गुरुजी डहेलिया में देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि जरा सा ये बताओ कि जो फेस्कुलेटेड रूट होता है वो किस प्रकार के पौधे में पाए जाते हैं, आप कहेंगे जो डहेलिया है उसमें हमको पुलकित जड़ें यानी कि फेस्कुलेटेड रूट देखने को मिलता है। ये होता क्या है, तो इस प्रकार की अपस्थानिक जड़ में क्या होता है, बहुत सारे मांसल संरचनाएं जो कि आपका फूला हुआ रहता है वो तने के आधार से गुच्छा के रूप में निकलता है, बंच के रूप में निकलता है, और इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, फेस्कुलेटेड रूट कहते हैं। आप कहेंगे कि सर ये बताओ कि ग्रंथिल जड़ें क्या होती है, तो ध्यान में रखिएगा, इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, नोडुलस रूट कहते हैं। और मैंने आपके सुविधा के लिए यहाँ पे लिख दिया है कि इस प्रकार की जड़ें अपने सिरे पर फूलकर मांसल हो जाती है। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जो आपका ग्रंथिल जड़ें होती है यानी कि नोडुलस रूट होता है, ये अपने सिरे के भाग में यानी कि इसका जो आगे वाला भाग होता है वहां पे ये फूल जाता है और कैसा दिखाई पड़ता है, मांसल दिखाई पड़ता है। और एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या याद रखेंगे, अंबा हल्दी जो है इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो अगर आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अंबा हल्दी में किस प्रकार के जड़ पाए जाते हैं, आप कहेंगे ग्रंथिल जड़ पाए जाते हैं। या ग्रंथिल जड़ का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है, आप कहेंगे अंबा हल्दी। साथ ही आप कहेंगे कि सर ये बताओ कि मनिकामय जड़ क्या होती है। मेरे मित्र इसी को हम लोग इंग्लिश में मिलीफॉर्म रूट्स कहते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मनिकामय। तो आप लोग मनिका का माला देखे होंगे, वो कुछ इस तरह का होता है। मनिका का जो माला होता है वो आपका कुछ इस तरह से होता है। और ये जो आपका मनिकामय जड़ें हैं ये भी आपको कैसा दिखता है, तो मनिकामय माला के शेप में ही दिखता है। और इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये जड़ें मनिकाओं के माला जैसी दिखती है। जैसे कि आप अंगूर या करेला की जड़ की बात करते हैं, ये आपको कैसा दिखेगा, मनिकाओं के माला की तरह दिखेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि अंगूर और करेला में जो जड़ पाया जाता है वो आपका कौन सा जड़ होता है, आप कहेंगे कि मेनिलीफॉर्म रूट होता है यानी कि मनिकामय जड़ होता है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि भोज्य पदार्थ के संचयन के लिए अपस्थानिक जड़ का जो रूपांतरण होता है वो कितने प्रकार में होता है, आप कहेंगे 4 प्रकार में होता है। कौन कौन सा है वो प्रकार, तो पहला है गुरुजी कांदिल जड़, दूसरा है आपका पुलकित जड़, तीसरा है आपका ग्रंथिल जड़ें, और आपका चौथा है मनिकामय जड़ें। अब आप कहेंगे कि सर ये बताओ कि यांत्रिक सहायता प्रदान करने के लिए अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण कैसे होता है, तो आइए उसको भी समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि यांत्रिक सहायता प्रदान करने के लिए अपस्थानिक जड़ें किस प्रकार से रूपांतरित होती है और ये कितने भागों में डिवाइड होती है। आप सभी हमेशा ध्यान में रखना कि पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करने के लिए यानी कि पौधे को मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए जो एडवेंटियस रूट होता है वो 3 प्रकार से रूपांतरित होती है। वो 3 प्रकार कौन कौन सा है, तो ध्यान में रखिएगा कि पहला है आपका स्तंभ मूल, दूसरा है आपका अवस्तंभ मूल, और तीसरा है आपका आरोही मूल। तो जब भी आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करने के लिए अपस्थानिक जड़ें कितने प्रकार में रूपांतरित हो जाती है, आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे कि 3 प्रकार में रूपांतरित हो जाती है। और वो 3 प्रकार आपका कौन कौन सा है, तो गुरुजी पहला है स्तंभ मूल, दूसरा है अवस्तंभ मूल, और तीसरा है आपका आरोही मूल। ध्यान में रखिएगा कि स्तंभ मूल को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रॉप रूट कहते हैं। अब स्तंभ मूल को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टिल्ट रूट कहते हैं। और आरोही मूल को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्लाइंबिंग रूट कहते हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये होता क्या है, बिल्कुल ही सरल सा चीज है और आप सभी अपने डेली लाइफ में इस चीज को ऑब्जर्व करते होंगे। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि जब हम लोग स्तंभ मूल की बात करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, हम सभी कहते हैं कि पौधे की शाखाओं से निकला हुआ ऐसा जड़ जो पौधों की शाखाओं को सहारा प्रदान करता है स्तंभ मूल कहलाता है। जब भी आपसे कोई पूछे कि स्तंभ मूल प्रोप रूट क्या होता है, आप सभी क्या कहेंगे कि पौधे के ब्रांच से निकला हुआ ऐसा जड़ जो पौधे की शाखाओं को क्या करता है, सहारा प्रदान करता है, क्या कहलाता है, स्तंभ मूल यानी कि प्रोप रूट कहलाता है। और मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में किसका एग्जाम्पल दिया है, तो बरगद का एग्जाम्पल दिया है। मेरे मित्र आप सभी जब बरगद का पेड़ देखते हैं तो आप क्या देखते हैं कि बरगद के पेड़ के ब्रांचेस से बहुत सारी जड़ें क्या होती है, लटकी हुई रहती है। और ये जड़ें डायरेक्ट आपको कहां पे चला जाता है, तो सर पृथ्वी में चला जाता है यानी कि भूमि में चला जाता है। और यही जड़ बरगद के पेड़ को क्या करता है, तो यांत्रिक सहारा प्रदान करता है और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, स्तंभ रूट यानी कि प्रोप रूट बोला जाता है।
साथ ही ध्यान में रखिएगा कि जब हम लोग अवस्तंभ मूल की बात करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि इस प्रकार की जड़ें मुख्य तने के आधार के समीप से निकलकर जो आपका अवस्तंभ मूल होता है ये कहां से निकलता है, तो मुख्य तने के आधार के समीप यानी कि मुख्य तने के आधार के नजदीक से निकलकर कहां पे प्रवेश कर जाता है, भूमि में प्रवेश कर जाता है, जो पौधे को क्या करता है, यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। मक्का का पेड़ आप सभी ने देखा होगा, बहुत सारे लोगों के यहाँ मक्का की खेती भी होती है। आप सभी क्या देखते हैं कि मक्का का जो जड़ होता है, मक्का का जो जड़ होता है वो आपको कुछ इस तरह से दिखता है। मतलब क्या कि इसका जो ये तना है, इसके तना से ही निकल के ये तिरछा रूप से क्या है, तो गुरुजी जमीन में धंस गया है और यही क्या कर रहा है, तो मक्का के पेड़ को यांत्रिक सपोर्ट दे रहा है, यानी कि मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे जब भी आपसे बात करी जाएगी अवस्तंभ मूल यानी कि स्टील्ट रूट की, तो आप सभी क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि इस प्रकार की जड़ें मुख्य तने के आधार के समीप से निकलकर भूमि में प्रवेश कर जाती है, यानी कि मिट्टी के अंदर चली जाती है, जो क्या करता है, तो पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। और इस प्रकार की जड़ें आपको कहां पे देखने को मिलेगी, आप सभी याद रखना कि मक्का के पौधा में देखने को मिलेगी। साथ ही अगर हम लोग बात करते हैं अपस्थानिक जड़ के अगले प्रकार की, तो अगला प्रकार आपका कौन सा है, आरोही मूल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, क्लाइंबिंग रूट कहते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि ये जड़ें हर्बल तनों की संधियों अथवा पर्व संधियों से निकलती है। जब भी आपसे कोई ये पूछे कि जरा सा ये बताओ कि ये जो क्लाइंबिंग रूट है ये कहाँ से निकलती है, तो आप कहेंगे कि ये हर्बल पौधे के तनों की संधियों अथवा पर्व संधियों से निकलता है, जो पौधे के किसी आधार पर चढ़ने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जो आपका आरोही मूल यानी कि क्लाइंबिंग रूट है ये कहां से निकलेगा, तो हर्बल पौधे जो होंगे उसके तनों के संधियों अथवा पर्व संधियों से निकलेगा, जो किस चीज में मदद करता है, तो पौधे को किसी आधार में चढ़ने में सहायता प्रदान करता है। और ध्यान में रखिएगा कि इसका बेस्ट एग्जांपल कौन हो सकता है, पान और पोथोस जो है वो आपका क्लाइंबिंग रूट का एग्जांपल है। और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि निम्नलिखित में से क्लाइंबिंग रूट के उदाहरण हैं, तो आप क्या कहेंगे कि सर अगर हमारे ऑप्शन में पान या पोथोस रहेगा तो हम इसको आसानी से टिक कर देंगे। साथ ही कोई अगर आपसे ये पूछ ले कि आरोही मूल क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे कि ये जड़ें हर्बल तनों की संधियों अथवा पर्व संधियों से निकलती है, जो पौधे को किसी आधार पर चढ़ने में क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। मेरे मित्र आप सभी देख रहे होंगे कि ये आपका स्तंभ रूट, अवस्तंभ मूल और साथ ही साथ आरोही मूल, ये तीनों के तीनों क्या कर रहा है, तो गुरुजी ये पौधे को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान कर रहा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करने के आधार पर जो एडवेंटियस रूट का मॉडिफिकेशन होता है, रूपांतरण होता है, वो कितने प्रकार में होता है, आप कहेंगे 3 प्रकार में। कौन कौन सा, प्रॉप रूट, स्टील्ट रूट और क्लाइंबिंग रूट। साथ ही ध्यान में रखिएगा कि कुछ अन्य जैविक प्रक्रियाओं के लिए भी अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण होता है। अब आप कहेंगे कि सर वे कौन कौन से होते हैं, तो आइए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि पौधे के अन्य जैविक क्रियाओं के लिए अपस्थानिक जड़ें किस प्रकार से रूपांतरित होती है। जैसा कि आप सभी ने मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटियस रूट की बात करा था, तो आपने क्या देखा था, आपने देखा था कि अपस्थानिक जड़ जो होती है वो पौधे में भोजन के संग्रह के लिए, पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करने के लिए तथा पौधे में अन्य विशिष्ट कार्य करने के लिए क्या होते हैं, तो अलग अलग ढंग से रूपांतरित हो जाते हैं, अलग अलग ढंग से परिवर्तित हो जाते हैं। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण कहते हैं। और अभी जस्ट हम लोगों ने भोजन के संग्रह के आधार पे और साथ ही साथ पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करने के आधार पे अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण देखा है। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, तो अब हम लोग बात करेंगे कि अन्य जैविक क्रियाओं के लिए रूपांतरित अपस्थानिक जड़ें, यानी कि पौधे में जो अन्य बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं उसके लिए ये एडवेंटियस रूट किस प्रकार से मॉडिफाई होता है। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि पौधे के अन्य जैविक क्रियाओं के लिए जो आपका एडवेंटियस रूट है, अपस्थानिक जड़ें हैं, ये 4 रूप में क्या होती है, रूपांतरित हो जाती है। ये आप कह सकते हैं कि पौधे के अन्य जैविक क्रियाओं के लिए, प्रक्रियाओं के लिए जो अपस्थानिक जड़ें हैं ये 4 प्रकार में क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं या फिर बंट जाते हैं। और वो आपका 4 प्रकार कौन कौन सा है, तो आप कहेंगे कि पहला है चूसन मूल, दूसरा है आपका श्वसनी मूल, तीसरा है आपका अधिपादप मूल और चौथा है आपका स्वांगीकारक मूल।
ध्यान में रखिएगा कि चूसन मूल को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं गुरुजी, इसको हम लोग इंग्लिश में सकिंग रूट कहते हैं। श्वसनी मूल को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिस्पिरेटरी रूट कहते हैं। अधिपादप मूल को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, एपिफाइटिक रूट कहते हैं। और स्वांगीकारक मूल को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, एसिलिमेटरी रूट कहते हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये चारों जो रूट के टाइप हैं ये करते क्या हैं, ये किस प्रकार के पौधे में पाए जाते हैं। तो मेरे मित्र मैंने एग्जाम्पल तो यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन आप सबों को यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान में रखनी होगी। क्या ध्यान में रखनी होगी, तो पहला चीज आप सभी ध्यान में रखिएगा कि जब हम लोग चूसन मूल की बात करते हैं तो इसका इंग्लिश क्या होता है, सकिंग रूट होता है। तो कहीं ना कहीं आप सभी अंदाजा लगा रहे होंगे कि गुरुजी पौधे का जो ये जड़ होगा ये किसका काम करता होगा, तो चूसने का काम करता होगा। ध्यान में रखिएगा कि चूसन मूल का मेन काम क्या होता है, तो सर ये भोज्य पदार्थों को अवशोषित करने का काम करता है, मतलब कि चूसने का काम करता है। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि जो आपका सकिंग रूट है ये आपको किस प्रकार के पौधे में देखने को मिलेगा। तो आप कहेंगे सर आपने तो एग्जाम्पल स्वरूप यहाँ पे अमरबेल और चंदन को लिख दिया है, लेकिन आप सबों को मालूम होना चाहिए कि अमरबेल आपका क्या है। आप कहते हैं कि गुरुजी ये तो परजीवी पौधा है, तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जो आपका सकिंग रूट है ये किस प्रकार के पौधे में देखने को मिलेगी। तो आप कहेंगे कि परजीवी पौधों में देखने को मिलेगी, जैसे कि आपका क्या हो गया, अमरबेल और चंदन हो गया। और साथ ही साथ ध्यान में रखेंगे कि ये चूसन मूल क्या करता है, तो भोज्य पदार्थों को अवशोषित करने का कार्य करता है। भोज्य पदार्थों को अवशोषित करने का कार्य करता है। साथ ही अब आप कहेंगे कि सर ये बताओ कि ये श्वसनी मूल क्या होता है। तो मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिस्पिरेटरी रूट कहते हैं। और जनरली इस प्रकार का रूट आपको कहां पे देखने को मिलेगा, तो जूसिया नामक प्लांट में देखने को मिलेगा या फिर राइजोफोरा नामक प्लांट में देखने को मिलेगा। साधारणतः आप सभी ध्यान में रखेंगे कि श्वसनी मूल यहां पे लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि ये जड़ जो है आपका ये पौधे के श्वसन में मदद करता है। और साथ ही आप सभी ध्यान में रखना कि श्वसनी मूल आपको किस प्रकार के प्लांट में ज्यादा देखने को मिलेगी, तो जो जलीय पौधे होते हैं श्वसनी मूल आपको कहां पे देखने को मिलेगा, तो जो जलीय पौधे होते हैं उसमें आपको श्वसनी मूल देखने को मिलेगा। और ये जो आपका रिस्पिरेटरी रूट है ये जलीय पौधे को तैरने और श्वसन दोनों में मदद करता है। तो आप ये चीज भी यहां पे नोट करके लिख लेंगे कि श्वसनी मूल जो है वो जलीय पौधा को तैरने एवं श्वसन दोनों में मदद करता है। तैरने एवं श्वसन दोनों में मदद करता है। और अगर कोई एग्जाम्पल पूछेगा तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे जूसिया और राइजोफेरा जो है इसमें किस प्रकार के जड़ पाए जाएंगे, आप कहेंगे श्वसनी मूल पाए जाएंगे। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग अधिपादप मूल की बात करते हैं इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, एपिफाइटिक रूट कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिफाइटिक रूट कहते हैं। और ध्यान में रखिएगा कि इसका काम क्या होता है, तो गुरुजी ये वायुमंडल के आर्द्रता को सोख लेता है या अवशोषित कर लेता है। तो आप चाहें तो यहाँ पे एरो डाल करके ये भी लिख सकते हैं कि जो अधिपादप मूल होता है ये एक्चुअली में क्या करता है, तो वायुमंडल आर्द्रता को या वायुमंडलीय आर्द्रता को अवशोषित करता है। क्या करता है, अवशोषित करता है। और ध्यान में रखेंगे कि ये जो आपका एपिफाइटिक रूट है ये आपको किस प्रकार के पौधे में देखने को मिलेगा, आप कहेंगे ऑर्किड में देखने को मिलेगा। और साथ ही जब हम लोग स्वांगीकारक मूल यानी कि एसिलिमेटरी रूट की बात करते हैं तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि स्वांगीकारक मूल में क्या होता है, तो गुरुजी इसमें हरित लवक पाया जाता है। क्या होता है, इसमें हरित लवक पाया जाता है, जिस वजह से क्या होता है, तो गुरुजी यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की भी प्रक्रिया होती है। और आप कह सकते हैं कि स्वांगीकारक एसिमेट्री रूट जो है ये आपको किस प्रकार के पौधों में देखने को मिलेगा, तो गुरुजी जो सिंघाड़ा है उसमें हमको किस प्रकार का रूट देखने को मिलेगा, आप कहेंगे एसिमिलेटरी रूट देखने को मिलेगा। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि पौधे में अन्य जैविक क्रियाओं को करने के लिए अपस्थानिक जड़ें जो रूपांतरित होती है वो कितने प्रकार में होती है, 4 प्रकार में। कौन कौन सा,
चूषण मूल, श्वसनी मूल, अधिपादप मूल और स्वांगी कारक मूल। चूषण मूल आपको परजीवी पौधे में देखने को मिलेगा, जो भोज्य पदार्थों को क्या करता है, अवशोषित करने का कार्य करता है। एग्जाम्पल के रूप में आप अमरबेल और चंदन का नाम याद रख सकते हैं। श्वसनी मूल ज्यादातर आपको जलीय पौधे में देखने को मिलेगा, जो जलीय पौधे को तैरने एवं श्वसन दोनों में मदद करता है। अधिपादपीय मूल जो है वो वायुमंडलीय आर्द्रता को अवशोषित करता है, और ये आपको किस में देखने को मिलेगा, ऑर्किड नामक प्लांट में देखने को मिलेगा। और साथ ही जो आपका स्वांगी कारक मूल है, इसमें क्या होगा, तो गुरुजी इसमें हरित लवक पाया जाएगा, जिस वजह से ये अपना खाना खुद बनाएगा, यानी कि इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी। और इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, सिंघाड़ा हो सकता है। अब आप कहेंगे कि चलो सर, जड़ के जितने भी प्रकार थे उन सभी को तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन ये बताओ कि जड़ का कार्य क्या होता है। तो आइए उसकी भी चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं जड़ के कार्य की। मेरे मित्र, जड़ का बिल्कुल ही सिंपल सा कार्य है जो आप सभी समझ रहे होंगे। पहला कार्य क्या है, तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी जड़ जो है वो पौधे को भूमि में स्थिर बनाए रखता है, और साथ ही साथ जड़ का ही काम क्या होता है, तो ये भूमि से यानी कि मिट्टी से जल और खनिज लवण को अवशोषित करता है। और साथ ही आप सभी ध्यान में रखिएगा कि कुछ पौधे के जड़ ऐसे भी होते हैं जो भोज्य पदार्थ को संग्रहित करके रखते हैं, और जब प्रतिकूल स्थिति आता है, यानी कि वैसा स्थिति जिसमें वो अपना भोजन तैयार नहीं कर सकता है, तब वो क्या करते हैं, तो इस संग्रहित भोजन का उपयोग करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि कुछ पौधे में जो जड़ होता है वो भोजन के संग्रहण का भी काम करता है। या आप सरल तौर पे आप सभी अपने नोट कॉपी में इस चीज को लिख सकते हैं कि जड़ का कार्य क्या सब होता है। तो पहला चीज आप सभी लिखेंगे कि यह पौधे को भूमि में स्थिर रखता है, और दूसरा चीज लिखेंगे कि यह भूमि से जल एवं खनिज लवण का अवशोषण करता है, और तीसरा लिखेंगे कि कुछ पौधे के जड़ अपने अंदर भोज्य पदार्थ का संग्रह करते हैं और प्रतिकूल परिस्थिति में संग्रहित भोज्य पदार्थ का उपयोग करते हैं। तो किसी भी प्लांट का जो रूट होता है उसका यही 3 मेन फंक्शन होता है जो आप सबों को याद रखना है। मेरे मित्र, आपके इसी टॉपिक के साथ प्लांट का जो रूट वाला पोर्शन होता है वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक कि जितने भी चीज़ें हैं और जो भी कंसेप्ट था उन सभी को आप आसानी से समझ पाए होंगे। मिलते हैं हम लोग फिर इसके अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।